हेलो एवरीवन, वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, कूलॉम लॉ के बारे में डिस्कस किए थे। उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ओम्स लॉ, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या रिलेशन बताया, यानी एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप था। वो रिलेशनशिप किसके किसके बीच में था? तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करेंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट पे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या क्या चेंजिंग आएगा, या इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या चेंजिंग आएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में जो एक साइंटिस्ट थे ओम्स, और उन्होंने ये रिलेशन बताया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। यानी ये क्या था? इट गिव्स Ohms gives the relationship between electric current and potential difference at the both end of conductor. According to this law, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक वोल्टमीटर को रखा और इसे क्या किया, एक बैटरी यहाँ सेल से कनेक्ट कर दिया, यानी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और ये एक वोल्टमीटर है जिसमें आई करंट को फ्लो कराया। तो इसने देखा कि जैसे जैसे आई का वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे भी का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आई का वैल्यू डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे भी का वैल्यू भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature current is flow through a conductor is directly proportional to potential difference at the end of conductor. It means यहाँ पे जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। और यहाँ पे याद रखना कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए है कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू डिपेंड करते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर होता है जो रेसिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर को क्या रखे? कांस्टेंट रखे। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो उस कंडीशन में करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इक्वल टू वी। अब इसको हम लिख सकते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म आता है, तो वी इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज कांस्टेंट, यानी जहाँ पे आर क्या है? कांस्टेंट है। और इसका यूनिट अगर पूछता है तो उस कंडीशन में
यूनिट अगर पूछता है तो उस कंडीशन में जैसे V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाई आई। तो V को हम क्या कहते हैं वोल्ट, I को एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को कौन डिस्कवर किया था ओम्स ने, तो इसलिए इसका SI यूनिट तुम्हारा ओम होता है और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना कि SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस तुम्हारा क्या आ जाएगा ओम, और इसका सिंबल ए होता है। अब अगर यहाँ पे आता है कि डिफाइन 1 ओम, तो उस कंडीशन में जानते हो एज वी नो डेट आर इक्वल टू V बाई आई। तो ये 1 कब होगा जो V का वैल्यू 1 वोल्ट हो और I का वैल्यू 1 एम्पियर हो। यहाँ पे 1 वोल्ट पर एम्पियर, तो इसी को क्या कहते हैं 1 ओम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा if the 1 एम्पियर current is flow through a conductor of potential difference 1 volt, then resistance become 1 ओम। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई कंडक्टर है उससे अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट में याद रखना कि जैसे V इक्वल टू आई आर है, तो इससे दो रिलेशन निकलता है। एक क्या निकलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस, and it means V is directly proportional I, यानी जैसे जैसे V इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा I इंक्रीज होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट is inversely proportion to resistance, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस, यानी अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट तुम्हारा क्या होगा इंक्रीज होगा। अब जैसे इसमें एग्जांपल में देख सकते हो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज double, then the magnitude of potential difference, यानी यहाँ पे हम करंट का अगर मैग्नीट्यूड डबल कर दे रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ जाएगा डबल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस become double, but resistance of conductor become half, क्योंकि पोटेंशियल अगर यहाँ पे करंट तुम्हारा क्या करेंगे डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा। ये आ गया। अब इस पे जैसे आ गया if a circuit of potential 40 volt
and resistance of circuit is 10 ohm. Find electric current flow through सर्किट। तो उस कंडीशन में क्या है, ये सर्किट ऑफ पोटेंशियल 40 वोल्ट, तो V इक्वल टू 40 वोल्ट एंड रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 10 ओम, R इक्वल टू 10 ओम। तो उस कंडीशन में क्या करना है, I निकाल देना है। तो जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो V की जगह पे 40, I निकालना है और R की जगह पे 10, तो 10 4 जा, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आ गया। उसी तरह यहाँ पे अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं तो उस कंडीशन में कैसे इस फॉर्मूला पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जिसको अपने कोई भी न्यूमेरिकल बुक या साइड बुक से सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ potential difference, and an electric instrument of potential difference 110 volt and current flow through 8 is 4 ampere. Find the current flow if same electric instrument connect with 220 volt potential। यानी यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका पोटेंशियल क्या है 110 वोल्ट है, तो उसमें करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर। अब इसको 220 वोल्ट पे हम अगर जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में इसका करंट क्या होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 110 वोल्ट है, करंट क्या है 4 एम्पियर है। तो उस कंडीशन में R निकाल लेना, तो R इक्वल टू V बाई आई, तो 110/4 ये क्या आ जाएगा ओम आ जाएगा। और याद रखना कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें V और I का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन R का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस तुम्हारा चेंज नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हम चेंज नहीं करेंगे। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उस कंडीशन में अब उस कंडीशन में R इक्वल टू तुम्हारा आ गया 110/4 ओम, तुम्हारा V इक्वल टू क्या आ जाएगा 220 वोल्ट। अब उस कंडीशन में V इक्वल टू क्या कर लेना IR, तो उसे तुम्हारा क्या आ जाएगा I निकल जाएगा। तो ये आया। अब है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के द्वारा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो याद रखना कि अगर V और I का ग्राफ दिया रहेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे इसमें दो ग्राफ हो सकता है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस।
अब इस पे मान लो आई है यानी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में है, और इस पे पोटेंशियल है V यानी वो तुम्हारा क्या है वोल्ट है। और इसमें अगर कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है तो ये तुम्हारा क्या है स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो उस कंडीशन में दिस ग्राफ फॉलो बाय ओम्स लॉ। बट अगर मान लो कुछ ऐसे रहे एक्स ये वाई एक्सिस, इस पे आई यानी करंट एम्पियर में है, और इस पे भी तुम्हारा वोल्ट में है, और यहाँ पे अगर कोई ग्राफ है कुछ ऐसे रहे यानी स्ट्रेट लाइन नहीं रहे यानी ये तुम्हारा ग्राफ रहेगा, तो याद रखना कि दिस ग्राफ डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, यानी ये जो होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में याद रखना कि अगर बी और आई का ग्राफ रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस याद रखना इट इज ए फैक्टर which oppose the flow of electric current through a conductor। यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि इट इज अ फैक्टर, यानी यह एक फैक्टर होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो उसका क्या करता है अपोज करता है, यानी उसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करने का काम करता है। जैसे पहले भी जानते हैं ओम्स लॉ में कि इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा रेसिस्टेंस होगा, यानी अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा डिक्रीज करेगा, अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है, यानी उसके फ्लो को रोक रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए याद रखना यह एक ऐसा फैक्टर होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। अब उस कंडीशन में इसमें पढ़ना है फैक्टर affecting the resistance of conductor, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी अगर कोई कंडक्टर है उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा तो उसका वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में पहला याद रखना कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो यहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, यानी अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगा इंक्रीज होगा, अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगा डिक्रीज होगा। इसलिए अगर हम किसी ट्रांसफार्मर से अगर बहुत दूर से इलेक्ट्रिक करंट को ला रहे हैं तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, करंट क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए अगर होम वायरिंग में हम जितना ही शॉर्ट लेंथ का अगर हम वायर यूज करेंगे यानी कंडक्टर यूज करेंगे तो हमारे घर में जो वोल्टेज होगा वो तुम्हारा क्या होगा अधिक होगा, और जितना ही दूर से लेके आएंगे इलेक्ट्रिक करंट को उतना ही वोल्टेज हमारे घर में क्या रहेगा कम रहेगा। तो ये आया। सेकेंड नंबर में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे याद रखना नोट में
जो एरिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है क्रॉस सेक्शनल। तो याद रखना सेक्शनल, तो जो लेंथ वाइज एरिया होता है, लेंथ वाइज जो एरिया होता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, और जो टॉप टॉप और बॉटम वाइज जो एरिया होता है उसको हम क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये मार्कर है तो मार्कर को बीच से फाड़ दोगे तो इसको ऊपर क्या आएगा, प्लेन सरफेस आएगा। तो जो ऊपर प्लेन सरफेस आ रहा है उसको हम किस में रखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल में। लेकिन अगर यहाँ पे ये मार्कर है, इसके टॉप पे जो ये वाला एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको सिंपल सा समझ सकते हो अपने डेली लाइफ में। जैसे सुबह में अगर मान लो पहले के लोग ब्रश नहीं करते थे तो उस कंडीशन में क्या करते थे, वो दातुन का यूज करते थे। उस दातुन को क्या था कि सुबह में जाते थे तो उसको ऊपर से काटते थे। तो जब ऊपर से काटते थे तो उस कंडीशन में जो ऊपर वाला जो सरफेस पे जो एरिया आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद जब अपना ब्रश करने के बाद उसको बीच से फाड़ते थे तो जो फाड़ने के बाद जो एरिया आता था उसको, यानी उसके सरफेस पे जो एरिया आता था उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एरिया कहते हैं। तो याद रखना कि जो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। यानी वायर कितना मोटा है, यानी थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, थिकनेस बढ़ाएंगे तो एरिया इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, और थिकनेस घटाएंगे तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए कोई भी अगर हाई रेटेड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कूलर हुआ, एसी हुआ, ये सब का वायर देखेंगे वो तुम्हारा क्या रहेगा, थिक रहेगा। तो थिक रहेगा तो एरिया अधिक होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, तो उसमें अधिक से अधिक करंट सप्लाई होगा। लेकिन अगर उसी इंस्ट्रूमेंट को हम अगर थिन वायर से कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में एरिया क्या होगा, लेस रहेगा, रेसिस्टेंस अधिक हो जाएगा, तो उसमें करंट कम फ्लो होगा। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट का चांस हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कर देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए। अब जानते हो कि जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो R इक्वल रो L बाई ए। तो R इक्वल टू याद रखना रो L बाई ए। तो यहाँ पे R तो जानते हो कि R तुम्हारा क्या है, रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस कैसा यूनिट ओम है। ये L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और ये किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वो किस में रहना चाहिए, मीटर स्क्वायर में रहना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना कि जो न्यूमेरिकल आता है उसमें एरिया नहीं दिया रहता है, उसमें तुम्हारा क्या दिया रहेगा, डायमीटर ऑफ वायर दिया रहेगा। तो जो वायर का जो एंड होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे एफ डायमीटर ऑफ वायर इज गिवन, तो उस कंडीशन में डी इक्वल टू क्या होता है, 2r, तो उससे क्या हो जाएगा, ये रेडियस निकल जाएगा, और एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और जो यहाँ पे रो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर कहते हैं, या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है,
तो आर ए बाई एल, तो ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए याद रखना ओम मीटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आर क्या होगा रेसिस्टेंस, तो उसको ओम में रखेंगे। अब इस पे न्यूमेरिकल आता है। अब इसमें न्यूमेरिकल में क्या रहेगा कि जैसे अगर मान लो दे दिया जाए कि जैसे मान लो दे दिया जाए जैसे ए वायर ऑफ डायमीटर 2 mm and resistance 40 ohm and 40 ohm length of wire is 2 meter. So find resistivity of wire। तो उस कंडीशन में क्या करें, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर निकालें। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे डायमीटर ऑफ वायर 2 mm है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 2/2, और mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ का होल स्क्वायर वो किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। लेंथ तुम्हारा दिया है 2 मीटर, आर तुम्हारा दिया है 40 ओम, तो तुमको क्या करना है रो निकालना है। तो जानते हो एज वी नो डेट आर इक्वल रो एल बाई ए। तो उस कंडीशन में तुम्हारा रेसिस्टेंस दिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, तो उससे तुम्हारा क्या आ जाएगा ए रो निकल जाएगा। तो इसमें याद रखना कि 4 फैक्टर है, 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और एक का वैल्यू पूछेगा। उस कंडीशन में नोट में ये भी याद रखना कि कभी कभी एरिया तुम्हारा अगर मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा तो हमको तो मीटर स्क्वायर में ना चाहिए, तो उस कंडीशन में याद रखना मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर कभी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है तो याद रखना कि 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना, तो किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद सोल्व करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है कि जैसे ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ohm, a wire of resistance 4 ohm, if the length of wire become twice, then find the new रेसिस्टेंस। यानी यहाँ पे एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है 4 ओम है, अगर लेंथ ऑफ वायर ट्वाइस हो जाए तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस कितना होगा। तो उस कंडीशन में इसमें नोट में याद रखना इसका एक ट्रिक है कि जैसे R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पे रो क्या है कांस्टेंट है, तो यार किस पे डिपेंड है एल पे और ए पे। तो याद रखना कि अगर कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, अब इसको खींच के और इसको पतला कर दिए तो इसका लेंथ दुगुना हो गया, तब रेसिस्टेंस क्या होगा। तो याद रखना कि जब लेंथ दुगुना हो जाएगा तो उसका लेंथ और एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वायर तुम्हारा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम। उस कंडीशन में इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मानते हो, अब मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एल। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए इंटू एल इंटू एल। तो उस कंडीशन में आर इक्वल रो एल स्क्वायर एल एल और एरिया इंटू एल आ जाएगा, एरिया इंटू एल। तो यहाँ पे आर तो रो एल स्क्वायर और बाई क्या आ जाएगा, भी, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। तो उस कंडीशन में दोनों क्या है, फिक्स्ड है। तो हमारा चेंज कौन सा हो रहा है, यानी आर और एल में क्या रिलेशन हो गया, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर आ गया। तो उस कंडीशन में इसको कैसे बनाएंगे, तो एच वी नो डेट आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई भी। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, 4 ओम है। तो रो एल स्क्वायर बाई भी, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे है ए लेंथ ऑफ वायर बिकम ट्वाइस, यानी जो अब एल था पहले अब क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आर इक्वल टू रो एल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर बाई भी। तो यहाँ पे 4 रो एल स्क्वायर बाई भी। तो इसको क्या मानेंगे, सेकेंड। अब इसी आर का वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट डिवाइड सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 बाई आर, यहाँ पे आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाई भी। यहाँ पे ए ऊपर चला जाएगा तो भी बाई 4 रो एल स्क्वायर। तो ये रो एल स्क्वायर से रो एल स्क्वायर कैंसिल, इसे कैंसिल। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। तो अब जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको एक सिंपल सा ट्रिक भी लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टाइम्स का स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेसिस्टेंस के। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स था तो 2 का होल स्क्वायर 4 और ओरिजिनल रेसिस्टेंस क्या था, 4 था। तो 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 16। अगर 4 टाइम्स रहता तो 4 का स्क्वायर 16 और ओरिजिनल रेसिस्टेंस क्या है, 4। तो 16 4 जा क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब उस कंडीशन में जैसे मान लो दे दें इफ द लेंथ ऑफ वायर increase by 50%, then what percent change in its resistance। यानी अगर लेंथ ऑफ वायर 50% इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेसिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन में क्या मानेंगे कि इसको R1 मान लेना। तो R1 इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई भी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अगर यहाँ पे इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 50%, इट मीन्स एल प्लस एल का 50/100। तो ये क्या आ जाएगा, 15 2 जा, तो ये आ जाएगा 3L बाई 2। तो उस कंडीशन में R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो बाई 3L बाई 2 का होल स्क्वायर बाई भी। तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस पूछता है तो हमेशा याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 बाई R1 और इंटू क्या होगा, 100। अब इससे जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा कितना परसेंट रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा वो निकल जाएगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना कि अगर लेंथ अगर दुगुना या तीन गुना होता है तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है तो रेसिस्टेंस तुम्हारा दो फैक्टर जान गए कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड कर रहा था, उसके बाद तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कैसे कर रहा था। थर्ड नंबर है टेम्परेचर के। तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो एलिमेंट होता है तीन टाइप का, एक मेटल, एक सेमी मेटल और एक नॉन मेटल। तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, से नॉन मेटल तो नहीं करेगा, और सेमी मेटल कभी कभी करता है। यानी उस कंडीशन में हमें इसमें किसको डिस्कस करना है, तो मेटल और सेमी मेटल को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे याद रखना कि फॉर मेटल और फॉर सेमी मेटल, यानी एक सेमी मेटल और एक मेटल। तो मेटल के लिए याद रखना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है, यानी T यहाँ पे टेम्परेचर होता है। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। लेकिन सेमी मेटल के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये नाइक्रोम वायर है, ये नाइक्रोम वायर है या टंगस्टन है, तो उसका रेसिस्टेंस अधिक होता है। तो उस कंडीशन में उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होता है, अधिक जनरेट होता है। अब यहाँ पे और सेमी मेटल की कंडीशन में देखेंगे तो सेमी मेटल में क्या होता है, याद रखना कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल T होता है। तो उस कंडीशन में सेमी मेटल क्या होता है, तो इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसमें इंप्यूरिटी मिला दिया जाता है तो वो तुम्हारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये मटेरियल which does not conduct electricity initially but after makes impurity, और इम्प्यूरिटी में दो टाइप का आता है। एक वह इम्प्यूरिटी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, और एक इम्प्यूरिटी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो। तो 3 वाले को ट्राई, यानी 3 वाला जैसे एल्युमिनियम हो गया, उसी तरह फास्फोरस हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसी तरह बोरोन हो गया। तो ये सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3 होता है। और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि मटेरियल व्हिच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आफ्टर मिक्स इम्प्यूरिटी में दो आता है। एक वह एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, और एक वह एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 5 हो। तो देन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और सेमीकंडक्टर में जनरली कौन लाई करता है, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 4 हो। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर होता है, यानी सेमी कंडक्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एन टाइप और एक आता है पी टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है कि जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को सेमी मेटल के साथ मिलाते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो उस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में पेंटावैलेंट में कौन सा आ जाएगा, फास्फोरस। तो जैसे 285 है, और सेमी मेटल में कार्बन तो 24 है।
तो इसके लास्ट में क्या है 5 है और इसके लास्ट में 4 है, तो 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, बट 1 इलेक्ट्रॉन आर फ्री एंड it is carrier of charge। यानी उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन से इसका 4 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, तो यही फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज को कौन कैरी करता है, तो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और पी टाइप में क्या होता है कि जब यहाँ पे ट्राई वायलेंट इम्प्यूरिटी को जब सेमी मेटल के साथ मिलाते हैं तो उस कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर आता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर एल्युमिनियम है 30 तो ये 2 8 3 और सेमी मेटल में कार्बन है 6 तो 2 4, तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इफिशियंसी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो आगे सीनियर क्लास में पढ़ते हैं, तो ड्यू टू दिस condition charge is carried by होल। यानी जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होता है वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, होल का। तो याद रखना पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज को कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज को कौन कैरी करता है, होल। तो उस कंडीशन में एक इस पे डिपेंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लूज होगा तब ना डिपेंड होगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा तो एक्साइटेड कंडीशन हो जाएगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज। यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए याद रखना कि कंडक्टर के लिए रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद लास्ट है 4 नंबर में नेचर ऑफ मटेरियल। तो कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसका हाई रेसिस्टेंस होता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। तो उस कंडीशन में यानी कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसका हाई रेसिस्टेंस और कुछ ऐसे होते हैं जो लो रेसिस्टेंस, जैसे यहाँ पे नाइक्रोम हो गया या टंगस्टन हो गया या टोस्टर हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है, हाई रेसिस्टेंस वाले इंस्ट्रूमेंट है। और लो रेसिस्टेंस में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर आ गया, तो ये सब तुम्हारा क्या होता है, लो रेसिस्टेंस। तो इसका यूज किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में, जिससे लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो, लेस हो यानी कम हो। लेकिन इसका यूज कहाँ पे करते हैं, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा। तो यहाँ पे जितना ही अधिक रेसिस्टेंस होगा उसमें उतना ही कम करंट फ्लो होगा, और जब कम करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तुम्हारा क्या होगा, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, जिससे लार्ज अमाउंट में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो याद रखना कि कुछ वायर होते हैं जिसका हाई रेसिस्टेंस होता है, कुछ वायर होते हैं जिसका लो रेसिस्टेंस होता है। तो जो हाई रेसिस्टेंस होगा उसको हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में, और जो लो रेसिस्टेंस है उसको इलेक्ट्रिक वायर में ये सब यूज करते हैं। उसके बाद नोट में याद रखना कि दो चीज, कि रेसिस्टेंस इज डिपेंड
अपॉन लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, but resistivity is depend upon only temperature and nature of wire। यानी याद रखना कि जो रेसिस्टेंस वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो केवल टेम्परेचर और नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड नंबर में अगर आता है कि डिफाइन रेसिस्टिविटी, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो R इक्वल टू रो L बाई E। तो अगर यहाँ पे टेप लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर हो जाए एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, उस कंडीशन में R इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना एफ लेंथ ऑफ वायर is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square, then resistance of this conductor is known as रेसिस्टिविटी। तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम जाने कि ओम्स लॉ क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई भी साइड बुक खोल के और ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स या मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, आखिर कंबाइन करने का जरूरत क्यों पड़ता है और उस कॉम्बिनेशन से हमको बेनिफिट क्या होता है।